जय हिंद साथियों, वेलकम टू BSA। आप देख रहे हैं साथियों ब्रजेश साइंस अड्डा और मैं आप सभी के संग साथियों शेयर करने वाला हूं मैथ की एक और वीडियो साथियों। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 मतलब 1.1 को हम लोग हल कर रहे थे, जिसके कुछ प्रश्न छूट गए थे। समय के अभाव के कारण मैं साथियों इस क्लास में उस प्रश्न को हल कराऊंगा। इस प्रश्न को जो भी इस वीडियो के अंदर मैं 3 प्रश्न को हल कराऊंगा, इन 3 में से एक प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर आएगा, इसलिए आप साथियों निश्चिंत रहें। और पहले की अपेक्षा अब आपका सिलेबस बहुत ही कम हो गया है। पहले साथियों पहले ही पार्ट में 1.4 तक था, लेकिन अब साथियों कुछ नहीं बहुत कुछ कट गया है। पहले से तो HCF LCM का एक विधि थी, वो भी विधि आप में कट गई सिलेबस से, तो अब बहुत ही कम हो गया है। तो समय आपके पास उतना है, सिलेबस कम कर दिया गया, तो आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना साथियों समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने सारे डाउट्स को कमेंट में जरूर पूछिएगा। साथियों हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में 4 नंबर तक के सवाल को हल कर लिए थे, और इस वीडियो में सबसे पहला जो अपना सवाल होगा वो तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, देखने में केवल कठिन लगता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपनी कॉपी खोल लीजिए और मेरे साथ इस क्वेश्चन को अभी उतारिएगा नहीं, इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा, उसके बाद मैं आपको उतारने का समय जरूर दूंगा। तो बनिए रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये क्वेश्चन लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, जो ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तो प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई अंक जो 6 की पावर n है 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो आइए जांच करते हैं। हमारे पास क्या देके रखा है, देखिए 6 की पावर n जो है, अगर 6 की पावर n का हम लोग क्या करें साथियों, आभाज्य गुणनखंड करें। का आभाज्य गुणनखंड करें, क्या करें, आभाज्य गुणन आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या पाते हैं कि 6 की पावर n बराबर 6 की पावर n बराबर हम लोग क्या पाते हैं कि 2 गुणे 3 की पावर n मान सकते हैं। 2 गुणे 3 की पावर n मतलब क्या हुआ साथियों कि जब आप 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। क्या आएगा साथियों, 2 गुणे 3 आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो इसका आभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 0 कब आएगा, तो क्या लिखेंगे, 0 कब आएगा इसको देखिएगा ध्यान से। तो शून्य आने के लिए, क्या शून्य आने के लिए किसी संख्या का, क्या किसी संख्या का गुणनखंड, क्या गुणनखंड मतलब कौन सा है गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड है। आप लोग याद रखिएगा गुणनखंड कैसा होगा, आभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होना चाहिए का गुणनखंड, 2 गुणे 5 की पावर n का होना चाहिए, का होना चाहिए। पहले लोग इतना समझते हैं। सवाल ये पूछा था कि बताइए अगर कोई संख्या n है, क्या कोई संख्या n है साथियों, प्राकृतिक संख्या है जिसका पावर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं होगा। मान लीजिए साथियों हमने माना कि 6n का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। अब जो भी आएगा वो पावर में आएगा, 1 पावर भी हो सकता है, 2 पावर भी हो सकता है, ये हमने पावर मानी है। अब शून्य आने के लिए या आने के लिए किसी संख्या का गुणनखंड क्या होना चाहिए, शून्य आने के लिए किसी भी संख्या का गुणनखंड साथियों लास्ट में अगर 5 से गुणा कर दोगे तो शून्य आ ही जाएगा, और 2 गुणे 5 होनी चाहिए। 5 गुणा करने से कोई जरूर नहीं कि शून्य आएगा, 5 गुणा करने से कभी भी 5 भी आ सकता है, लेकिन साथियों शून्य कब आएगा, जब 2 गुणे 5 होगा। लेकिन अब यहां लिखेंगे लेकिन 6n की पावर बराबर 2 गुणे की पावर 3 है। अतः क्या लिखा है, अतः 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः शून्य लिखिएगा, क्या अतः शून्य पर समाप्त नहीं होगा या होगी।
बस काम खत्म हो गया सवाल। बहुत आसान था, केवल हमें ये दर्शाना था। देखिए जांच कीजिए, क्या लिखा है, जांच तो हमने कर लिया भैया। हमने 6 का गुणनखंड देखा 2 गुणे 3 की पावर n, और शून्य आने के लिए क्या होना चाहिए साथियों, शून्य आने के लिए किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n होनी चाहिए। लेकिन साथियों 6 की पावर n का गुणनखंड है, अतः लिख देंगे आमा लगाने, अतः शून्य 0 पर समाप्त नहीं होगी, अतः शून्य 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत आसान, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे लग जाएगा। यही सवाल आएगा, सवाल बदल ही नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। आइए 5 नंबर के बाद 6 नंबर भी देख लेते हैं। इस साइड में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका भी इसका है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में लिखा है, लिखा है व्याख्या कीजिए कि इतनी संख्या और इतनी संख्या भाज्य संख्या हो सकती है तो क्यों हो सकती है। तो साथियों इसको हम ए मानते हैं, तो पहले ए को देखते हैं। ए बराबर क्या है, 7 गुणे 11 से 70 हो जाएगा, गुणे साथियों 13 फिर प्लस 13। हम इसको गुणा करेंगे तो जब 13 को साथियों 7 से गुणा करेंगे उस 13 से 91 होता है, 91 का एक आएगा, हासिल आएगा 9, फिर 13 को 7 से साथियों गुणा करेंगे 91 आएगा, 91 को जो 9 से साथियों जोड़ लेंगे, जो शेषफल बचा वो कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे 1001 प्लस में 13। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखा है भाज्य है तो क्यों है। आपने पढ़ा है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं साथियों जिसका गुणनखंड एक को छोड़कर और भी हो, एक से अन्य भी हो, एक को छोड़कर और भी हो। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड एक से अधिक है, क्या एक से अधिक है, एक कामा एक या दो, क्या यहां लिख देंगे गुणनखंड 2 से, क्या 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या होगी, अतः यह भाज्य संख्या होगी। मैंने कैसे बता दिया साथियों, ये 1 2 संख्या से अधिक कट जाएगा। तो साथियों जो 1001 है, 13 को देखकर मत, इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद देखिएगा, जांच करना इसे रहता है। तो आप इसको जोड़ेंगे भी तो पहले कहीं 1 से कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, और एक किसी और संख्या से भी कट जाएगा साथियों, ऐसा देख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको जोड़िए, 3 1 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 1 और ये। अब बताइए किससे किससे कटेगा, तो साथियों ये किससे कट सकता, पहले तो आप सभी को पता है कोई भी संख्या 1 से पहले कट जाएगी, लास्ट में 4 आया तो 2 से कट जाएगी, उसके बाद 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, एक बार ट्राई करते हैं। तो 3 एकम 3 त्रिक का 9, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 बचेगा 24, 3 से भी कट जाएगा, और भी आगे कटता जाएगा, बहुत आगे बहुत सारी संख्याओं से कटता जाएगा। ये हमको नहीं देखना है, हमको केवल ये देखना है कि भाज्य संख्या हो सकती है तो क्यों हो सकती है, क्यों हो सकती है, तो 2 संख्याओं या 2 गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड है। जब किसी संख्या का साथियों फैक्टर 2 संख्याओं से अधिक होता है या 2 फैक्टर से अधिक गुणनखंड उसके होते हैं, तो साथियों 2 से अधिक जब उसके फैक्टर्स हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हमने जांच कर लिया। आइए बी इसको मान लेते हैं, बी देखते हैं। बी के साथ साथियों लिखा है 7 गुणे 6 7 6 42, कितना हो जाएगा 42, गुणे 5 चौको 20 हो जाएगा, गुणे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 कम 6 प्लस 5। इसको भी देखिए साथियों, जब इसको आप 2 से गुणा करेंगे साथियों तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 गुणे 6 प्लस 5। फिर इसको आप लोग गुणा कर लेंगे, 6 0 0, 6 चौको 25 हंसला है 2, 8 6 48 2 50 प्लस 5। अब बताओ भाई, आप ही बताएंगे ये भाज्य है कि नहीं, भाज्य क्यों, जब आप इसको जोड़ेंगे तो पहले तो 1 से कट जाएगा, फिर वो 5 से कट जाएगा, फिर हो सकता है 3 से भी कट जाए। तो आप ट्राई करते रहेंगे और मैंने जो बताया वही सही निकलेगा। तो आप विश्वास रखिए, जो भी सवाल मैं बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही साथियों आसान तरीका है। अब इतना करने के बाद इसके आगे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा है भी नहीं। तो आइए साथियों हल करते हैं। जैसे हमें लिखना क्या है, चूंकि या फिर लिखेंगे चूंकि इसका गुणनखंड, क्या चूंकि इसका गुणनखंड
2 से अधिक है, क्या 2 से अधिक है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगी। क्या भाज्य संख्या होगी, ये संख्या होगी भाज्य संख्या होगी साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो संख्याएं प्लस से पहले उनको सभी को मैंने गुणा कर लिया, प्लस वाले को ऐसे छोड़ दिया। फिर मैंने देखा ये साथियों भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप डायरेक्टली अपने मन से भी लगा सकते हैं। लास्ट में 0 आ गया तो ऑटोमेटिक वो भाज्य हो ही जाएगा साथियों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या कि इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगी या हो सकती है। दोनों आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। बहुत ही आसान तरीके 6-7 बताया है, सॉरी 5-6 बताया है। इसमें से एक सवाल 2025 बोर्ड में जरूर आएगा, आप लिख के रख लो, विश्वास रखिए साथियों। ये तो बहुविकल्पीय में पूछेगा, ये तो एक्सप्लेनेशन में पूछेगा। आइए 7 नंबर के सवाल को बहुत ही आसान तरीके से, जितना बड़ा लिखा दिखाई देगा उतना बड़ा है नहीं, इसको रफ करते हैं। फिर 7 नंबर के सवाल को रफ करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए कैसे मैंने किया है। आई होप आप इसे करेंगे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ लिखूंगा नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा उतना मेरा, इसलिए मैं इसका फोटो खींच कर स्क्रीन पे लगा दूंगा। और साथियों इस प्रश्न को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, एक बार स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, और आपके पास बुक्स हो तो बुक्स में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है 7 नंबर साथियों, और सारे सवाल आपको एनसीईआरटी के मिलेंगे। तो आप एनसीईआरटी बुक परचेज कर लीजिए, आपके पास ना हो तो साथियों, क्योंकि यही बुक से आपका टॉपर बनाऊंगा, इसी बुक से सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत ही आसान है साथियों, फिर से एक बार पढ़ता हूँ, एक बार जरूर देखिएगा। देखा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए साथियों, धीरे धीरे दिमाग लगा के एलसीएम निकाल देना। जब भी आपको ये 2 है, 4 व्यक्त दे दे, 6 व्यक्त दे दे, कुछ भी दे दे, और पूछे कि कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे साथियों, तो उसका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। बाकी आगे की बात मैं क्वेश्चंस को करते हुए समझा दूंगा। आइए लिखा हुआ है साथियों, सोनिया 18 मिनट लगाती है और रवि क्या लगाती है साथियों? 12 मिनट। साथियों रवि लगाता है, लगाती गलत बोल दिया मैंने। अब वृत्ताकार पथ इसको समझाता हूँ। कोई मैदान है साथियों, ऐसा मैदान है आपका, वृत्ताकार थोड़ा गलत बन गया है, मान लो इससे कोई मैदान है। यहाँ मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया नाम की जो लड़की, क्या सोनिया को लगता है साथियों 18 मिनट, और जो रवि है उस रवि को चक्कर पूरा करने में साथियों 12 मिनट लगता है। अब मान लेते हैं कि वो इसी समय खड़े हैं, इसी समय खड़े किसी समय, और यहाँ से दौड़ना शुरू किए, तो कितने मिनट बाद दोबारा, मान लो वो यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो कितने मिनट बाद वो दोबारा यहाँ पर मिल सकते हैं, ये हमें समय बताना है। तो देखिए साथियों बहुत ही आसान तरीका है, कई सारे विधियां हैं। तो साथियों जो आपकी क्लास 10th में एक प्रोफेशनल विधि उसको मैं बताता हूँ। एक मैंने इससे पहली वीडियो में एक सूत्र में आपको बताया था साथियों, LCM = A/B अपान HCF। अब यहाँ पे HCF तो देख के रखा नहीं, तो क्यों ना हम इसके HCF निकाल दें। तो HCF निकालने के लिए मैं थोड़ा सा समय यहाँ लूंगा, तो थोड़ा सा जगह लूंगा। 18 देखिए क्या है साथियों, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 12 का निकाल सकते हैं आप साथियों, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब देखिए इन दोनों में क्या कैंसिल पॉइंट है, तो एक कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, मतलब 2 और 3 का जोड़ा बना, 2 3 6। इसका HCF कितना हो गया? 6। तो हमें पता भी चल गया
कि साथियों HCF कितना है 6, HCF कितना है 6। तो आइए इस सवाल को भी लगाते हैं साथियों, देखते हैं कितने मिनट बाद ये मिलेंगे। तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है साथियों, मैंने अभी आपको बताया, ए का मान मतलब सोनिया को ले लो चाहे रवि को ले लो, ए मतलब कोई पहली संख्या, तो मान लीजिए 18 मिनट है, बी का मतलब दूसरी संख्या, तो ये 12 मिनट है साथियों। HCF कितना आया साथियों 6 आया है, तो देखिए 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना हो गया 18 मिनट गुणे 2 मिनट गुणे 2 मिनट साथियों। तो 18 दूना 36 कितना हो जाएगा 18 दूना 36। अब साथियों यहाँ तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा 6 मिनट आया था, कितना आया था, यहाँ पे m लिख देंगे और m से m को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे m अपना कैंसिल हो गया, तो 6 दूनी 12 और 18 दूना 36, तो 36 मिनट बाद वो साथियों मिल जाएंगे। मतलब क्या साथियों, कि अब सवाल लग गया, समझने की कोशिश कीजिए, फिर से मैं समझा रहा हूं एक बार। हमने क्या किया, सोनिया नाम की कोई लड़की है, कोई वृत्ताकार पथ है साथियों, मान लो आप यहाँ पर खड़े हैं, सोनिया आपके बगल में खड़ी है, महसूस कर लो थोड़ी देर के लिए भैया, लेकिन घबराना मत, बहक मत जाना सोनिया के चक्कर में। आप यहाँ पे सोनिया है, सोनिया कोई गोला घूमती है साथियों, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ये ऐसे ऐसे घूमती किसी तरीके से घूमती है साथियों, तो उसे 18 मिनट लगता है उस गोले को घूमने। तो जब आप घूमते हो ऐसे 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 घूमना शुरू करते हो, या ऐसे ऐसे घूमना शुरू करते हो, तो भैया 12 मिनट लगता है। अब जब 12 मिनट आप पे लगा, 18 मिनट लगा, और उसे मिलना जरूरी है, उसे मिलना जरूरी है। एक बात कहनी है सोनिया से, तो मेरे भाई जब सोनिया से बात कब कहोगे, जब सोनिया मिलेगी। तो सवाल ने पूछा था कि सोनिया से कब मिलोगे, कितनी देर बाद मिलोगे, तो हम चक्कर लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, सोनिया लगाती रहेगी लगाती रहेगी लगाती रहेगी लगाती रहेगी, और 36 मिनट बाद हम लोग मिलेंगे। कहेंगे कैसे हैं आप, बताइए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको कहना होगा तो। फिलहाल बहकिएगा नहीं, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन बहकना मत मेरे भाई, एग्जाम्पल क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाए आपको, मैं यही मेरा कोशिश है। तो यही, अब मान लो, अब एक सवाल बदल दे, सवाल बदल दे कि मान लो सोनिया और रवि, सवाल यही थोड़ा सा चेंजेस दे सकता है, बोले सोनिया और रवि किसी वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। अब अगर वो प्रातः 8 बजे उस चक्कर को चलना शुरू करते हैं, तो बताइए पुनः या दोबारा कितने मिनट बाद और कितने समय पर मिलेंगे। तो देखिए पुनः जब वो मिलेंगे तो 36 मिनट, हमने एलसीएम निकाला, मैंने तरीका बताया, कोई भी सवाल हो इस प्रकार का एलसीएम ही निकलेगा, तो मैंने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। तो ये तो एक नॉर्मल सवाल था। अब सवाल में ऐड कर दे कि ये बताओ 8 बजे चले थे तो कितने बजे दोबारा मिलेंगे। तो मान लो यहीं पर आप ही बताइए, 8 बजे कोई चलना शुरू किया, 8 बजे कोई चलना शुरू किया और 36 मिनट बाद दोबारा मिलेगा, तो कितने बज जाएंगे साथियों, 8:36। 8:36 पर दोबारा मिलेंगे। तो सोनिया से मिलना है तो सवाल लगाना सीख लो, तभी तो जान पाओगे कैसे स्पीड से चले, कैसे चले तो सोनिया से मिल जाए। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं है तो दोबारा से पीछे जाइए वीडियो के और फिर से देखिए मेरा लगाया हुआ चक्कर आपको समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो में मैंने 3 सवाल आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे साथ 3 सवाल में से एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, और प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपकी जो साथ सिलेबस कट गया है उसकी तैयारी में नहीं करनी, हमें उसकी तैयारी करनी है, जो हमारे साथ है उसको अपने साथ लेकर चलना है। इसके बाद 1.2 बचा है, जिसमें हमें विरोधाभास नियम पढ़ना है। विरोधाभास के नियम को पढ़ाने के लिए आप सभी के समक्ष साथियों, आप सभी के सामने वीडियो आएगी मिस्टर शुभम वर्मा सर की। साथियों शुभम वर्मा सर आपको पढ़ाएंगे विरोधाभास नियम, और इसके नेक्स्ट वाली जो क्लास लगेगी वो साथियों शुभम सर ही पढ़ाने वाले हैं उस एक क्लास को। बाकी बीच बीच में शुभम सर भी आपको पढ़ाते रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। शुभम सर का कहना है क्या है, एक बार पढ़िएगा उनसे, उसके बाद कमेंट करके उसी वीडियो में बताइएगा कितना अच्छा पढ़ाते हैं शुभम सर। बाकी साथियों एक और अनाउंसमेंट करने की, अपना जो साथियों क्लास 10th साइंस का बैच था साथियों, जो कि 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एडमिशन स्टार्ट है साथियों। जो भी बच्चे नहीं करवाए हैं एडमिशन करवा लीजिए। बाकी ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन पढ़िए और स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में केवल स्टडी के सहारे ही आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टडी बहुत ही जरूरी है। स्टडी से आपका जीवन में निखार आता है,
और अगर आप साथियों शिक्षा के माध्यम से अपना बदलाव चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। मेरे अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। बाकी साथियों अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और यहीं से मेरा साथियों ये सफर खत्म होता है और मिलते हैं एक नए सफर, नए चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 में साथियों बहुपद वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही पहले तो इंट्रोडक्शन आप बहुपद में लेकर आऊंगा, बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी, उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।